स्वागत है आपका अपना चैनल आ विद्या में। और आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि सेकंड बुक का चैप्टर 1 है और इसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला जो प्रश्न आता है यहाँ पर, हैदराबाद का विलय, यानी कि आप जैसे जानते थे कि हैदराबाद एक रियासत था और इस रियासत यानी कि हैदराबाद रियासत हमारे भारतीय संघ में कैसे शामिल हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है कि हैदराबाद के शासक को डैश कहा जाता था। आपको टिक करना है, निजाम कहा जाता था। उसके बाद दूसरा है, कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में किसान और महिलाओं ने निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में ये आंदोलन क्यों किया किसानों और महिलाओं ने, तो इसके पीछे एक बड़ा सा रीज़न है। हैदराबाद के जब निज़ाम को कहा गया कि आप भारतीय संघ में शामिल हो जाइए, तो निज़ाम ने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, हम स्वतंत्र रहेंगे, यानी कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हम अपने आप अपने राज्य की सुरक्षा करेंगे, वहाँ की जनता को हम देखेंगे। तो जब ऐसा कहा निज़ाम ने, तो वहाँ के जो किसान लोग थे और महिलाएं लोग थी, उन सब ने इसका विरोध किया, यानी कि इसके लिए एक आंदोलन शुरू कर दिया। और जब ये देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर इस आंदोलन ने अपना मोड़ ले लिया है, तो इस आंदोलन को कुचलने के लिए हैदराबाद के निजाम ने, यानी कि वहाँ के राजा ने, एक अर्धसैनिक बल तैयार किया और इस अर्धसैनिक बल का नाम था रजाकार। ये रजाकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो निजाम ने अर्धसैनिक बल भेजे थे आंदोलन को कुचलने के लिए, उसको क्या कहा जाता था, तो उसको रजाकार कहा जाता था। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरे याद रखिएगा। उसके बाद आगे आता है कि इसके जवाब में भारत सरकार ने दिसंबर 1948 को सैनिक कार्रवाई किया, यानी कि वहाँ के निजाम के जो भेजे हुए अर्धसैनिक बल थे और फिर भारतीय सेना थे, इन दोनों में घमासान युद्ध हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने, यानी कि भारतीय सेना ने निजाम के सैनिकों को हरा दिया और फिर 1948 में सैनिक कार्यवाही द्वारा निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर लिया और इस प्रकार हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को 2 बार इसे देख सकते हैं। चलिए दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक आता है मणिपुर रियासत का विलय। जैसे कि जानते हैं, मणिपुर भी एक रियासत था, उस 565 रियासतों में एक रियासत था और इस मणिपुर रियासत का भी कुछ किस प्रकार से विलय हुआ था वो जानेंगे। तो देखिए, मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रहे, इसको लेकर महाराजा बोधचंद्र सिंह व भारत सरकार के बीच विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मणिपुर है वहाँ का राजा कौन था, तो वहाँ का राजा था बोधचंद्र सिंह। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। और इसको विलय करने के लिए, यानी मणिपुर को भारतीय संघ में विलय करने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था वहां के राजा बोधचंद्र के द्वारा। और जनता के दबाव में निर्वाचन कार्रवाई किया गया और निर्वाचन के फलस्वरूप यहाँ पर संवैधानिक तरीके से यहाँ पर लोकतंत्र, यहाँ पर राजतंत्र लिखा गया है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर लोकतंत्र कामयाब हो गया। और एक बात आप ये याद रखिएगा कि मणिपुर भारत का पहला राज्य था, ठीक है, जहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि वोटिंग करने की जो नीति थी वो सबसे पहले कहाँ अपनाई गई थी, तो मणिपुर में अपनाई गई थी। और ये कब हुआ था, तो जून 1948 में चुनाव हुआ था। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है राज्यों का निर्माण। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में राज्य अलग बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उस प्रकार जब भारतीय संघ आज़ाद हुआ, यानी कि ब्रिटिश भारत जब स्वतंत्र हुआ, तो उस समय भारत में कितने राज्य बनाए गए थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे और किस प्रकार से ये हुआ था, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे देखिए, औपनिवेशिक शासन के समय में, यानी कि जब भारत गुलाम था, तो उस समय में प्रांतों का जो गठन किया गया था वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था। लेकिन जब स्वतंत्र भारत में भाषाई और सांस्कृतिक बहुमूल्य के आधार पर राज्यों को गठन करने की मांग
हुई, यानी कि राज्यों को गठन करने की मांग वहाँ के लोगों ने उठाया कि वहाँ के यानी कि क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति के आधार पर उस राज्यों का गठन होना चाहिए। और ऐसा लोगों ने अपने मन से नहीं उठाया। ये क्या हुआ था कि एक नागपुर अधिवेशन हुआ था, और उस नागपुर अधिवेशन यानी कि 1920 में हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा, नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। और वहाँ पर कांग्रेस ने ये वादा किया था कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, यानी कि आज़ादी से पहले की बात है ये, जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे उस समय हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। तो जब भारत आज़ाद हो गया तो वहाँ के लोगों ने यानी कि भारत के लोगों ने ये कहने लगा कि अब हमको राज्य पुनर्गठन के तरीके में हमको गठित किया जाए। तो जब ये मांग उठने लगा तो पहली बार ये शामिल किया गया था, यानी कि नागपुर अधिवेशन में इसका राज्य पुनर्गठन का बातें उठाई गई थी। उसके बाद आगे आता है कि सबसे पहला जो राज्य बना था वो कैसे बना था। तो देखिए यहाँ तेलुगु भाषी जो लोग थे उन लोगों ने मांग की कि मद्रास जो था, मद्रास प्रांत के जो तेलुगु भाषी लोग थे, इन इलाकों को अलग करके एक नया राज्य बना दिया जाए। यहाँ यानी कि जहाँ पर तेलुगु भाषी लोग बोले जाते थे उन लोगों का ये मानना था कि हम लोगों को एक अलग राज्य बना दिया जाए जिसका नाम आंध्र प्रदेश रहेगा। और आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक प्रसिद्ध नेता थे जिसका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने अपना भूख हड़ताल पर रख लिया। मतलब ये इन्होंने कहा जब अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेंगे तो जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम अपने भूख हड़ताल से नहीं हटेंगे। तो जब ये भूख हड़ताल पर बैठे तो ये 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे और 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु जब हो गई तो इसके कारण इस आंदोलन में और भी ज़्यादा लोग जुड़ने लगे। लोग कहने लगे कि जब ये पोट्टी श्री रामुलु एक कांग्रेस के नेता थे और इनकी बात जब नहीं सुनी गई तो हम लोगों की बात क्या सुनेगी। तो इस आंदोलन में और भी ज़्यादा लोग शामिल होने लगे और इस कारण सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी। तो ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि दिसंबर 1952 में कब घोषणा की, तो आंध्र प्रदेश नामक राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी। और इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बना। तो आंध्र प्रदेश, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि भारत यानी कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो बना था वो कौन था, वो आंध्र प्रदेश था, या याद रखिएगा। उसके बाद अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि राज्य को पुनर्गठित करने के लिए एक आयोग बनाया गया था जो कि 1953 में बनाया गया था। 1953 में केंद्र सरकार ने एक उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश जो फजल अली थे इनको इसकी अध्यक्षता दी थी, यानी कि इसको इस काम के लिए इसको चुना गया था फजल अली को, और इन्हें 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठित आयोग का गठन किया गया था। तो कुछ इस प्रकार से था राज्य पुनर्गठन आयोग। उसके बाद अगला टॉपिक आता है कि राज्यों की जो सीमा का निर्धारण किया गया था वह बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए, यानी कि किसी भी राज्य को जो गठित किया गया था वो इस प्रकार से किया गया था कि वहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, जिस तरह की भाषा वहाँ के लोग बोलते थे उसी के आधार पर यानी कि उस राज्य का नाम रखा गया था। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी, यानी कि जो वो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था ये 1953 में इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो 1955 में दी, जब प्रस्तुत हुआ कि तथा इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, यानी कि पास हो गया, और देश को 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये आपको याद रखने हैं, कितने राज्य थे, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न अगला टॉपिक हमारे सामने आता है यहाँ पर कि ये कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिसको बाद में तोड़ करके अलग बना दिया गया। जैसे कि आप बम्बई है, बम्बई को 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया, एक महाराष्ट्र बना दिया गया और एक गुजरात बना दिया गया। तो ये कब बना, ये 1960 में बना था। तो ये पूरा चार्ट आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ से बस एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी संघ शासित क्षेत्र थे उनको बाद में राज्य बने, यानी कि वो सारे संघ शासित प्रदेश जितने भी थे उनको बाद में राज्य का दर्जा दिया गया। जैसे कि मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया और गोवा हो गया, इन सारे राज्यों को बाद में राज्य का दर्जा दिया गया था। ये सारे पहले संघ शासित क्षेत्र के अंतर्गत आते थे।